Hello guys, welcome back to my channel Education Hub. Our today's topic is थॉर्नडाइक्स लॉज ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत कह लीजिए या फिर आप कह सकते हैं थॉर्नडाइक के सीखने के जो नियम हैं वो क्या क्या हैं। और ये टॉपिक कोई बेकार टॉपिक नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो जितने भी बच्चे यूपी टेट का एग्ज़ाम देने गए थे 28 नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था यूपी टेट का, उसमें जो प्राइमरी का एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन आया भी था। दैट वाज निम्न में से दिए गए कौन सा थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया मुख्य नियम नहीं है। ठीक है, और देखिए अब आपके ये थॉर्नडाइक के मुख्य नियम नहीं है, मतलब थॉर्नडाइक के आपको मुख्य नियम कौन से हैं, गौण नियम कौन से हैं, इन दोनों का डिफरेंट आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस क्या है दोनों नामों में और कौन से मुख्य नियम हैं, कौन से इसके गौण नियम हैं। तो एग्ज़ाम में जैसा कि क्वेश्चन आया था जिसमें ऑप्शन में था तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये 3 नियम हैं जो कि मुख्य नियम हैं थॉर्नडाइक के। बट ये तीनों नियम के साथ साथ एक और भी ऑप्शन था जो कि 4th नंबर पे था, वो था अभिवृत्ति का नियम। ठीक है, अब आप ये बताइए जिस बच्चे को ये पता होगा कि 3 नियम मुख्य नियम थे, तत्परता, प्रभाव और अभ्यास, ये तीनों ही ऑप्शन में थे, तो बच्चा देखते ही चौथे अलग ऑड ऑप्शन को आइडेंटिफाई कर लेगा। पर कौन करेगा? जिसे पता होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि थॉर्नडाइक ने कौन से मुख्य नियम दिए हैं या फिर कौन से गौण नियम दिए हैं। इन दोनों के नाम अलग अलग आपको पता होने चाहिए। और मैंने अभी आपको बताया है यूपी टेट के एग्ज़ाम में ये आ चुका है। और अभी यूपी टेट का एग्ज़ाम दिसंबर में नहीं होगा क्योंकि अभी इसके लिए इतनी टाइमिंग नहीं है। गर्ल्स ने पीएनपी ने भी अभी यही बोल दिया कि अभी तो ये होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। और आपका सी टेट पहले है, तो कोई भी ऐसा ये मत समझो कि यूपी टेट नहीं हुआ तो हम डिमोटिवेट हो जाएं, क्योंकि यूपी टेट ही आपका सब कुछ नहीं था। सी टेट का एग्ज़ाम देके आप कितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। आप DT+B का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप KVS का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप NVS का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यूपी टेट देके तो सिर्फ आप सुपर टेट दे सकते हो, सी टेट से भी आप सुपर टेट दे सकते हो। तो यूपी टेट से तो सिर्फ आप सुपर टेट दे सकते हो, बल्कि सी टेट से आप कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं। तो यूपी टेट बेकार भी नहीं है, पर अब इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि आप डीमोटिवेट होके बैठ जाओ। तो जिन बच्चों ने सी टेट का एग्ज़ाम भी भरा था तो वो बच्चे अब अपने सी टेट पर फोकस करें। वो आपके लिए इस टाइम पे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको आगे कई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने में हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो मैं आपको अब इस तरह से नोट्स तैयार कराऊंगी जो आपके सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और आगे आने वाले हर टीचिंग एग्ज़ाम में आपको मतलब हेल्प कर दें, आपके ठीक रहें। ठीक है, तो हम जैसे कि स्टार्ट करते हैं थॉर्नडाइक के अधिगम के या सीखने के नियम। मैंने अभी आपको बताया थॉर्नडाइक ने सीखने के 2 प्रकार के नियम दिए हैं। पहला है मुख्य नियम, दूसरा है गौण नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत सिर्फ 3 नियम आते हैं जो कि है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये आपको पता होने चाहिए। अब एक दो बार रिवाइज करोगे ना, रिपीट करोगे तो याद हो जाएंगे। फिर है गौण नियम। गौण नियम इन्होंने 5 दिए थे। ठीक है, बहु प्रतिक्रिया का नियम, नंबर 2 मानसिक स्थिति का नियम, नंबर 3 आंशिक प्रक्रिया का नियम या तत्वों की पूर्व सामर्थ्य। ठीक है, फिर है समानता का नियम, मतलब आत्मसात करना, सहचार्य परिवर्तन का नियम। ये 5 नियम आपके गौण नियम हैं। ठीक है, तो इसमें मतलब थॉर्नडाइक ने 3 नियम तो दिए इम्पोर्टेंट, 5 नियम दिए गौण। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए 3 नियम इम्पोर्टेंट है, बाकी जो भी है वो गौण नियम में आता है। 3 नियम में जो हैं यही इम्पोर्टेंट नियम है, यही मुख्य नियम है। तो इन्हें आप याद कर लोगे तो बाकी तो आपको पता ही होगा कि बाकी तो गौण नियम है। तो इन दोनों में डिफरेंस कौन कर सकता है, जिसे इन सबके नेम पता हो। और ये मैं अभी प्रूफ भी दे चुकी हूँ कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें यूपी टेट में भी आ चुका है और थ्योरी पेडागोजी के साथ में आपको देखिए सी टेट में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम इन्हें ज़रा डिटेल में पढ़ लेते हैं ये होते क्या क्या है। अब है मुख्य नियम, जिसमें कि सबसे पहले था हमारा तत्परता का नियम। इस नियम के अनुसार जब प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तत्पर हो या वह कार्य को करता है तो आनंद या संतोष की प्राप्ति होती है, लेकिन कार्य नहीं करने पर, बलपूर्वक कार्य करने पर असंतोष या दुख की प्राप्ति होती है। देखो ये लाइन से ही आपको क्लियर हो जाता है इसमें क्या है। तत्परता के नियम में आपको ये बताया जाता है जब आप किसी कार्य को करने के लिए तत्पर हो, मतलब कि आप खुद चाहते हो कि हमें ये काम करना है, तो आपको उस काम को करने में मिलेगी खुशी। जैसे कि आपका प्रोफेशन है, आपका कैरियर है, आप बनना चाहते हो टीचर, तो आप यूपी टेट, सी टेट का एग्ज़ाम दोगे, BEd PTC करोगे, तब आप टीचिंग करोगे, तो ये करने में आपको खुशी मिलेगी। बट अदरवाइज ऑन द अदर साइड, अगर आपके पेरेंट्स आपको कोई और प्रोफेशन में देखना चाहते हैं
तो अगर आपको ज़बरदस्ती फ़ोर्सफुली कहा जाए कि आप तो नहीं इंजीनियरिंग करो, ऑप्शन में इंजीनियरिंग हम डाल देते हैं, कुछ भी है, ठीक है, व्हाटएवर जो भी चीज़ है। तो अगर आपका मन नहीं है तो आप क्या करोगे? फ़ोर्सफुली अगर हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमें असंतोष होता है। मतलब सिर्फ़ इतना सा है, जब किसी चीज़ को करने के लिए हमारा मन हो, हम उस चीज़ के लिए तत्पर हों, तब उस काम को करने में हमें खुशी मिलती है। पर जब हम कोई मन ना हो, उस काम को जो हमें दूसरों के द्वारा दिया गया है, उस काम को करने का हमारा मन नहीं है, मन मार के हमें काम करना पड़ रहा है, तो उसमें हमें असंतोष होता है। यही तत्परता का नियम आपको बताता है। नंबर 2 पे आता है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार अभ्यास करने से पूर्णता आती है। मतलब कि अभ्यास का नियम हमें क्या बताता है? जैसे कोई बच्चा कब स्टार्ट करता है रीडिंग करना, वो सीख रहा है पढ़ना, तो स्टार्टिंग में वो अटकेगा, धीरे धीरे पढ़ना सीखेगा, उसमें फ्लुएंसी आ जाएगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से वो अच्छे से फर्राटेदार वाली रीडिंग करनी स्टार्ट कर देगा। अब जैसे कोई भी हम साइकिल चलाना सीख रहा है कोई बच्चा, तो पहले दिन गिरेगा, दूसरे दिन संभलेगा, तीसरे दिन वो अच्छे से चलानी सीख जाएगा। तो मतलब इसका यही है, जब हम किसी कार्य को करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसकी जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हमारी वो फ्लुएंसी आ जाती है, क्लियरिटी आ जाती है, और वो काम हमें अच्छे से आ जाता है। और उसमें अच्छा मतलब बार बार अभ्यास करने से वो काम हमें अच्छे से आ भी जाता है, और स्थायी भी, उसका ज्ञान स्थायी भी रहता है बार बार अभ्यास करने से। फिर है प्रभाव का नियम। इस नियम को संतोष या असंतोष का नियम भी कहा जाता है। इस बात को याद रखना, अगर वहाँ पे संतोष या असंतोष का नियम हो और ऑप्शन में आपको प्रभाव का नियम ना हो तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो प्रभाव का नियम हमें क्या बताता है? जब हम किसी कार्य को कोई काम हम कर रहे हैं, ठीक है, उसे करने से हमें मिली सक्सेस मिल गई, सफलता मिल गई, तो हमें क्या होगा? हम उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, उस काम को करने से संतोष मिलेगा। बट अगर हम कोई काम कर रहे हैं और स्टार्टिंग में हमें फेलियर मिल जाए, तब क्या होगा? तब हम असंतोष मिलेगा, हमें असंतोष मिलेगा, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो हम उस काम को दोबारा करना थोड़ी ना चाहेंगे। एक बार बच्चे का कोई, जैसे कि आज बच्चे यूपी टेट को ना दे के बहुत निराश हो रहे हैं, आगे जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे कुछ बच्चे, तो डीमोटिवेट ना हो के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें सक्सेस भी मिल सकती है। बट ये फैक्ट है, जब बच्चा किसी काम को करता है, उसे सक्सेस मिलती है, तो उस काम को बार बार करने की कोशिश करता है। बट अगर वो किसी काम को करने से असफलता मिलती है, फेलियर मिलता है, तो बच्चे में असंतोष वो आ जाता है, तो वो उस काम को दोबारा करना नहीं चाहता। ये होता है आपके तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। ये 3 मुख्य नियम होते हैं थॉर्नडाइक के सीखने के अधिगम के, ठीक है। अब आता है गौण नियम। गौण नियम क्या है? बहु अनुक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति के सामने कोई परिस्थिति या समस्या उपस्थित होती है, तो उसका समाधान करने के लिए वह अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करता है, और इन अनुक्रियाओं को करने का क्रम तब तक जारी रहता है, तब तक कि सही अनुक्रिया द्वारा समस्या का हल प्राप्त नहीं हो जाता। मतलब कि जब कोई भी समस्या किसी के सामने आती है, ठीक है, मान लो सपोज़ हमारे सामने कोई समस्या है, तो हम क्या करेंगे? उसको सॉल्व करने के लिए हमारे माइंड में कई रास्ते आएंगे, कई सोल्यूशन आएंगे। ऐसे नहीं ऐसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ऐसे नहीं तो हम ऐसे कर सकते हैं। मतलब कई रास्ते आपके सामने आएंगे, ठीक है। वन बाय वन आप एक एक चीज़ को ट्राई करते रहोगे, तो एक बार जब किस चीज़ को ट्राई करोगे, तो बाद में आपको क्या होता है? एक से हल नहीं मिलेगा, दूसरी से मिलेगा, तब तक कि सही अनुक्रिया, मतलब कि तब तक आपको सही क्रिया से, सही अनुक्रिया से तो समस्या का हल प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक आप ट्राई करते रहोगे। तो मतलब बहु अनुक्रिया का नियम यही बताता है कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे पास कई रास्ते आते हैं, कई ऑप्शंस आते हैं, और हम एक एक बार करके सभी ट्राई करते हैं, जब तक कि हमें किसी भी एक ट्रायल से सक्सेस ना मिल जाए, ठीक है। सेकंड आता है आपका मानसिक स्थिति या मानसिक विन्यास का नियम। सीखने की गति एवं सीमा प्राणी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। यदि प्राणी सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार है, तो क्या होगा? मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार है तो वह शीघ्र सीख जाता है, अन्यथा नहीं। मैंने अभी आपको बताई थी, जब किसी भी काम को करने के लिए आप मानसिक स्थिति से मतलब तत्पर हो, आपकी मनोवृत्ति निर्भर करती है किसी भी कार्य को सीखने के लिए। अब जैसे मैथमेटिक्स है, ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता, अगर आप उसको करने बैठो, आपका माइंड है कि आपको ये चीज़ सीखनी है, आपके लिए बेनिफिशियल है, एग्ज़ाम में भी आनी है, तो आप सीखोगे, मन लगा के सीखोगे, मन होगा तो सीखोगे। पर अगर आपका मन ही उस काम को करने में नहीं होगा, आपको ज़बरदस्ती कराया जाएगा, या फिर आपको एज अ बर्डन किसी चीज़ को आप लोगे, तो आप कभी नहीं सीख सकते।
तो यही मानसिक स्थिति का नियम, मानसिक विन्यास का नियम हमें यही बताता है कि हमारी सीखने की गति, सब चीज़ें जो होती है, हमारी सीखने का जो गति होती है, मतलब हम किस स्पीड से किसी काम को सीखते हैं, वो हमारी मनोवृत्ति पे होगा। मन लगा के करेंगे तो जल्दी से सीख जाएंगे, मन नहीं लगेगा, बोरियत होगी तो काफ़ी टाइम भी लग जाएगा, क्या पता वो चीज़ आए भी ना। तो सब कुछ डिपेंड करता है हमारे माइंड पे, हमारे मन पे, हमारे सीखने की गति, हमारा सीखने की कुछ भी चीज़ सक्सेस मन पे डिपेंड करती है। अगर तुम्हारा मन है किसी काम को करने का, किसी में इंटरेस्ट है, तो उस चीज़ को आप अच्छे से सीख लोगे। बट इंटरेस्ट नहीं है तो शायद वो आपको भी ना भी आए। फिर है आंशिक क्रिया का नियम, मतलब इस नियम के अनुसार कोई एक प्रतिक्रिया संपूर्ण स्थिति के प्रति न होकर स्थिति के कुछ पक्षों अथवा अंशों के प्रति ही होती है। इसलिए यह नियम किसी कार्य को अंशों में विभाजित करने पर बल देता है। मतलब आंशिक क्रिया, आपको सबको पता है, आप हर चैप्टर को पूरा का पूरा याद नहीं करते हो, किसी भी टॉपिक को पूरा नहीं रटोगे। आप क्या करते हो उसे डिवाइड कर लेते हो पार्ट्स में, और फिर सीक्वेंस वाइज याद करते हो, मतलब डिवाइड कर लेते हो। कोई भी, जैसे कि आपके लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट है, तो आप सोचोगे पहले मैं लॉन्ग कर लूँ या पहले शॉर्ट कर लूँ, फिर मैं आपके वेरी शॉर्ट कर लूँ। तो इसका मतलब जब हम किसी भी कार्य को अंशों में, मतलब अंशों में विभाजित करके सीखते हैं, तो वो हमें 1 बाय 1 करने से अच्छे से आ जाता है। तो ये नियम यही बताता है कि किसी भी काम को पूर्ण रूप से एकदम से ना करके थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड करा जाए और उसके अंशों में विभाजित करके अंशों को सीखना चाहिए। मतलब पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अंशों में विभाजित करके सीखने पर यह आंशिक क्रिया का नियम हमें बताता है। फिर है सादृश्य अनुक्रिया का नियम। यह नियम पूर्व अनुभव पर आधारित है। जब प्राणी के सामने कोई नवीन परिस्थिति या समस्या उपस्थित होती है, तो वह उससे मिलती जुलती परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है जिसका वह पूर्व अनुभव कर चुका है। वह उसके प्रति वैसी ही प्रतिक्रिया करता है जैसे पहले वाली स्थिति में की थी। अब क्या होता है सादृश्य का नियम? यह नियम पूर्ण अनुभव पर आधारित है। मतलब पूर्ण अनुभव मतलब जो हम पास्ट में किसी चीज़ का एक्सपीरियंस ले चुके हैं, मतलब हमने किसी चीज़ का एक्सपीरियंस पास्ट में ले लिया। ठीक है, तो यह नियम हमें यही बताता है। फिर अब ये क्या आता है जब प्राणी के सामने कोई नवीन समस्या उपस्थित होती है, मतलब एक समस्या वो थी जिसको हम पास्ट में भुगत चुके हैं, अब एक समस्या हमारे सामने अब आई है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, और वो क्या है, वो उससे सिमिलर सी है, मतलब मिलती जुलती सी है। जो पास्ट वाली प्रेजेंट वाली दोनों मिलती जुलती सी समस्याएं हैं, तो हम पूर्व में इसका अनुभव कर चुके हैं भाई। जैसे मान लो पीछे एक बच्चे ने लास्ट टाइम साइकिल चलानी सीखी, अब भी चलानी सीख रहा है। लास्ट टाइम में वो गिर गया था, अब भी वो गिर गया है। तो अब उसके माइंड में क्या आया कि भाई इसकी तो मैं पहले भी गिर चुका हूँ। ठीक है, तो मिलती जुलती, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है, बट ये कोई भी समस्या हो सकती है जो पास्ट और प्रेजेंट में कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं। ठीक है, तो मिलती जुलती जब परिस्थिति का स्मरण हमारे माइंड में आता है, तो जिसका हम पूर्ण में अनुभव कर चुके होते हैं, तो वह मतलब जो भी इंसान फेस कर रहा है सिचुएशन को, वह उसके प्रति वैसी ही प्रतिक्रिया करता है जैसे पहले वाली स्थिति में की थी। मतलब लास्ट टाइम आपने कोई भी किसी भी चीज़ का अनुभव किया था, वैसी ही समस्या अब आपके सामने खड़ी है, तो आप वैसा ही रिएक्ट करोगे जैसा आपने लास्ट टाइम उस सिचुएशन में किया था। यह सादृश्य अनुक्रिया का नियम बताता है। अब है सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम। इस नियम के अनुसार एक उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया बाद में दूसरे उद्दीपक के प्रति भी होने लगती है। मतलब एक साथ, पहले तो जैसे कि आप एक चीज़ दिखाओ, एक बच्चे को आपने आवाज़ लगाई और उसे चॉकलेट दिखाई और बाद में चॉकलेट दे दी। ठीक है, तो फिर वो उसे बच्चे को क्या होगा, वो आवाज़ आप बार बार आप उसे आवाज़ लगाओ तो वो आवाज़ सुन के आएगा, चॉकलेट दिखाई देगी, वो उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाएगा। अब फिर कुछ टाइम बाद आप क्या करो, अब इस चीज़ का हैबिचुअल हो जाएगा वो बच्चा। फिर क्या होगा, जब हैबिचुअल हो जाएगा फिर आप बाद में आवाज़ लगाओ पर उसे चॉकलेट ना दिखाओ, बट वो फिर भी आएगा, फिर भी उसी चीज़ के लिए ऐसे ही रिएक्ट करेगा क्योंकि वो उस चीज़ का हैबिचुअल हो चुका है। तो इस नियम के अनुसार एक उद्दीपक के प्रति होने वाली क्रिया अनुक्रिया बाद में दूसरे उद्दीपक से भी होने लगती है। मतलब आवाज़ और चॉकलेट दोनों से ही बच्चा अट्रैक्ट हो रहा था, बट बाद में अगर आप इन दोनों में से सिर्फ एक चीज़ भी बच्चे को करो तो वो उसके प्रति भी सेम रिएक्शन ही देगा। जैसे कि थॉर्नडाइक ने पावलोव के शास्त्रीय अनुबंध को भी सहचारी परिवर्तन के नियम के रूप में व्यक्त किया है।
तो ये आपका ये भी इम्पोर्टेंट लाइन बनती है, क्योंकि थॉर्नडाइक ने किसके नियम को सहचार्य परिवर्तन का नियम कहा था? तो थॉर्नडाइक ने पावेल के शास्त्रीय अनुबंध को सहचार्य परिवर्तन का नियम कहा था। ठीक है, तो ये सारे के सारे कितने गौण नियम 5 हो गए, मुख्य नियम 3 हो गए। ठीक है, अब ये है थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। मतलब थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक का आपने पढ़ा होगा, बुक में है, थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि थॉर्नडाइक के जो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है उसके अलग अलग 8 नाम भी बनते हैं। अगर आपके सामने कोई सा भी आए या कोई सा भी नेम देके पूछा जाए ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो आपको ये नाम पता होना चाहिए। आप सिर्फ एक नाम याद करके नहीं जा सकते। मैं अपने हर वीडियो में हर साइकोलॉजिस्ट का जितना भी सिद्धांत है उसके सारे नाम आपको बताती हूँ, इसीलिए ताकि आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न ना हो। तो जो थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए सिद्धांत है उसे हम प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत या प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। फिर है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ये भी इम्पोर्टेंट है। सीखने के संबंधों का सिद्धांत। ठीक है, संबंधवाद का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, सिद्धांतवाद का सिद्धांत, एसआर थ्योरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, संयोजनवाद का सिद्धांत। तो ये सारे सिद्धांतों के नेम थॉर्नडाइक के दिए गए सिद्धांतों का ही नेम है। अगर आपके सामने कोई सा भी दे दिया जाए तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। ऐसे दे दिया जाता है कि ये सिद्धांत किसके प्रवर्तक का है, यही सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, या फिर मैचिंग में आ जाता है कि इसमें ऑप्शन में ढूंढो कि कौन सा सिद्धांत या राइटर मैच नहीं करता। तो वही बच्चा कर सकता है जिसको हर राइटर के सिद्धांत के सारे नेम पता हो। तो मैंने आपको सारे नेम प्रोवाइड करा दिए हैं और इसके सीखने के अधिगम के नियम बता दिए हैं, कौन कौन से मुख्य नियम हैं, कौन कौन से गौण नियम हैं। इन्हें एक बार रिपीट कर लेना, अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा थॉर्नडाइक का लॉज ऑफ लर्निंग टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब जो थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी इन डिटेल। ठीक है, तो आपको थॉर्नडाइक कल आपका फिनिश हो जाएगा। एट लास्ट थैंक यू वेरी मच, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड कमेंट वेल। अगर कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं समझ में आता, आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना। मैं आपको आपका सोल्यूशन, आपका आंसर सेंड कर दूँगी। ठीक है, एट लास्ट थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।